हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला में हमने अब तक आदिकालीन साहित्य को जाना और भक्तिकालीन साहित्य से भी परिचित हुए। भक्तिकालीन साहित्य में आपने देखा होगा कि कविता काफ़ी हद तक कई विविधताओं से अचंभित करती रही। वो विविधताएं क्या हैं उसे भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एक तो सगुण भक्ति काव्य शाखा, दूसरे निर्गुण भक्ति काव्य शाखा। तो सगुण भक्ति काव्य शाखा में आपने देखा होगा दो तरह की रचनाएं हमें देखने को मिली, एक तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरी राम भक्ति काव्य धारा। इसी तरह से निर्गुण भक्ति शाखा में भी आपने देखा होगा कि एक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों से आप परिचित हुए, जैसे कबीर इत्यादि। वैसे ही आप प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी इत्यादि कवियों से आप परिचित हुए। तो इन विविधताओं भरे साहित्य से धीरे धीरे साहित्य कैसे दरबारों तक आता चला गया, यह हम जानेंगे इस अगली कड़ी में, जो जिसका नाम है रीतिकाल। इस कड़ी में यह भी देखना होगा कि दरबार तक तो आई कविता, साहित्य भी आया दरबार तक, लेकिन केवल साहित्य का यही रूप हमें नहीं देखना है। इस साहित्य में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे काव्य कला का एक उन्नत स्वरूप भी हमारे सामने आया। उस उन्नत स्वरूप की यात्रा हम आपके साथ फिर करते हैं। चलिए आइए इस साहित्य की यात्रा पर। प्रिय शिक्षार्थियों, हिंदी साहित्य की इस यात्रा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास का यह ऐसा काल था जिसके कवियों ने इतिहासकारों का ध्यान कविता के कौशल की तरफ खींचा। ऐसा कौशल जिसे श्रम और अभ्यास से सीखा जा सकता था। इन कवियों के पास कविता को सीखने और सिखाने की शास्त्रीय विधियां थीं। इस काल की कविता शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा में बांध दी गई थी। इसलिए कवियों ने ऐसे काव्य ग्रंथ लिखे जिनका बल कविता को सीखने और सिखाने पर था। कविता को कला की तरह सीखने और सिखाने की इसी प्रवृत्ति को देखकर इतिहासकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल कहा है। जी बिल्कुल, इसलिए शायद ही इस काल का कोई कवि हो जिसका संबंध और संपर्क छोटे बड़े राजाओं, नवाबों, सामंतों और सेठों से ना रहा हो। अपने और अपनी कविता के आश्रय के लिए इस काल के कवियों ने दरबारों और शाही बैठकों को चुना था। इस चुनाव ने जहां इस दौर की कविता के साहित्यिक शास्त्रीय संदर्भ को रूप दिया, वहीं इस कविता के सामाजिक, राजनीतिक अर्थात युग संदर्भ को भी निर्मित किया। श्रृंगार का संयोग पक्ष, कामुकता, रसिकता और नक्काशीदार आलंकारिकता जैसी प्रवृत्तियां ही नहीं, अपितु रीतिवादी कविता में अभिव्यक्त हुई प्रशंसा और प्रशस्ति की अतिशयोक्तियां भी असल में इस युग संदर्भ को ही प्रतिध्वनित करती हैं। आश्रयदाताओं का आश्रय ही इस काल के कवियों का लक्ष्य भी था और सीमा भी। इसी लक्ष्य और सीमा ने रीति काव्य को विषयगत व्यापकता की बजाय गिने चुने विषयों की संकीर्णता की तरफ आकर्षित किया। बिल्कुल, इस काल के कवियों ने कविता लिखने की एक खास प्रणाली विकसित कर ली थी, जिसमें पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखा जाता था और फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता। कविता की इसी रीति और पद्धति को इस काल के अधिकांश कवियों ने अपना लिया था। हालांकि इस पद्धति वाली कविता की शुरुआत भक्ति काल में ही हो गई थी और सुंदरदास, सूरदास और रहीमदास इस ढंग पर कविता लिखने लगे थे। लेकिन इनसे भी पहले जयदेव और अप्पय दीक्षित जैसे कवियों ने अपने काव्य ग्रंथ लिखकर इस मार्ग को तैयार कर दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कालखंड का आरंभ बताते हुए इन पूर्ववर्ती आचार्य कवियों का उल्लेख पहले करते हैं। यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि यदि रीतकाल की काव्य प्रवृत्तियों का आरंभ
12वीं सदी के जयदेव और उसके बाद के केशवदास आदि आचार्य कवियों से हुआ था, तब उन्हीं से रीतकाल का आरंभ न मानकर इतिहासकारों ने 17वीं शताब्दी के चिंतामणि से इस काल का आरंभ क्यों माना? जी, इसके दो कारण हैं। एक, रीति ग्रंथों की रचना का अविरल प्रवाह जयदेव अथवा केशवदास से नहीं बल्कि चिंतामणि से हुआ है। और दूसरा, चिंतामणि और उनके समकालीन कवियों ने उस शास्त्रीय आदर्श को छोड़ दिया जिस आदर्श पर पहले के आचार्य कवियों ने कविता लिखने की पद्धति बनाई थी। इस कालखंड की चिंतामणि, मतीराम, बिहारी लाल, भूषण, पद्माकर आदि प्रमुख कवियों ने बिना किसी शास्त्र का अनुसरण किए कविता से मिलने वाले आनंद को ही प्रमुख माना। ये कवि बेहद भावुक और निपुण थे और रस को ही कविता की आत्मा मानते थे। दरबार और दरबारी परिवेश ने रस को कविता का केंद्र बना दिया, वो भी सिर्फ श्रृंगार रस को। इस दौर की कविता में श्रृंगार का वैभव अपने चरम को छूता हुआ देखा जाता है। संभवतः इसी कारण इस काल की कविता को श्रृंगार काल की कविता कहे जाने में इतिहासकारों को कोई भी ऐतराज नहीं था, जिन्होंने इसे रीतिवादी कविता कहा था। किंतु रस के तौर पर श्रृंगार ही रचा गया हो ऐसा भी नहीं है। भूषण जैसे कवि अपनी कविता में श्रृंगार को नहीं, वीरता और पराक्रम को वाणी देते हैं। राजा छत्रसाल और शिवाजी को आलंबन के तौर पर स्वीकार करके कविता करते हैं। साज चतुरंग वीर रंग मैं तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गई बरन के रलत है। रीति और पद्धति को विशेष रूप से कविता का आधार बनाने के कारण ही इतिहासकारों ने इस काल का नामकरण रीतिकाल किया और इस रीति को 3 काव्य प्रवृत्तियों में विभाजित किया। इस काल के कुछ कवि जिन्होंने पहले एक दोहे में लक्षण बताया और फिर उदाहरण के तौर पर कविता लिखी, वे कवि रीतिबद्ध कहलाए। चिंतामणि, पद्माकर, भूषण और मतीराम इसी प्रवृत्ति के कवि थे। लेकिन वे कवि जिन्होंने इस शैली में कविता न लिखकर एक भिन्न और निराली शैली अपनाई, जिसमें लक्षण तो था किंतु उसका रेखांकन अलग से नहीं था। इस पद्धति के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण कवि बिहारी लाल हैं। यह पद्धति रीति सिद्ध कहलाई। कवि बिहारी द्वारा श्लेष अलंकार में रचा गया यह दोहा बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति हो। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे, तो श्याम हरित दुति हो। यकीनन तीसरी पद्धति रीतिमुक्त कवियों की थी, जिन्होंने किसी भी रूप में काव्य लक्षणों को कविता का आधार नहीं बनने दिया। घनानंद इस पद्धति के बड़े कवि हुए। जीवन और कविता से इन कवियों का संबंध अनूठा था। हालांकि रीतिमुक्त कवि यह घोषणा करते हैं कि उन्हें तो उनकी कविता ही बना रही है, कविता को वे कहाँ बना रहे हैं। यह बात रीतिकाल की काव्य धारा में विशिष्ट थी और इसने रीतिमुक्त कवियों को देखने की एक अलग ही दृष्टि दी। शिक्षार्थियों, इस काल की उन कविताओं पर लोगों का ध्यान कम गया जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य की विविधता का एक विशिष्ट रूप दिखाई देता है। ऐसी कविताओं ने ही आगे चलकर कवियों में सृजन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण, भावबोध और संवेदना को जगाया।
हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आज की कड़ी में हमने रीतिकालीन साहित्य को जाना समझा। रीतिकालीन साहित्य के भी विविध स्वरूप आपको देखने को मिले होंगे। इसमें आप रीति सिद्ध कवियों से भी मिले, रीतिबद्ध कवियों से भी मिले, रीति मुक्त कवियों से भी मिले और आपने जाना होगा कि ये कविताएं अपनी कला में एक बेहतर नमूना प्रस्तुत करती हैं काव्य कला का, और काव्य कला की दृष्टि से इस साहित्य को बार बार पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। आने वाली कड़ी में फिर हम आपसे मिलेंगे, उसका नाम होगा आधुनिक काल। जाहिर है आधुनिक काल के बहुत से साहित्य से आप पहले से ही परिचित होंगे और जानते होंगे, लेकिन आधुनिक काल और रीतिकाल कैसे जुड़ता है इसको भी हम आगे अगली कड़ी में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।